नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में गांवों की सरकारें, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, उसकी संवैधानिक नींव आखिर क्या है। कभी सोचा है कि भारत के जो लाखों गांव हैं, वो असल में अपना शासन चलाते कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? वो कौन सा सिस्टम है जो उन्हें ये ताकत देता है? खैर, इसी सवाल का जवाब आज हम खोजने वाले हैं। तो इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही है। जी हाँ, संविधान के पार्ट 9 में। इसी हिस्से ने गांवों के लिए स्वशासन की एक इतनी मजबूत व्यवस्था बनाई है जिसे हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए संविधान में 16 आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब 16 आर्टिकल्स याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। इसे आसान बनाने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं 243 से लेकर 243 ओ तक, और हमारी ट्रिक भी इसी पर आधारित है। चलिए इस एबीसी ट्रिक को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ए से याद रखिए असेंबली, यानी कि ग्राम सभा। ये क्या है? ये गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स से मिलकर बनती है। मतलब यही तो लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे ताकतवर सीढ़ी है, जहां गांव के लोग सीधे अपने फैसले लेते हैं। ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी से याद रखिए बिल्ड, यानी बनाना। आर्टिकल 243 ये कहता है कि पंचायतों का एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। मतलब गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला लेवल पर। और फिर है सी फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि पंचायतें आखिर बनेंगी कैसे, उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उनमें कौन कौन लोग होंगे और उनका चुनाव कैसे किया जाएगा। तो ये तो थे ABC, एक तरह से बस शुरुआत। चलिए अब इस ए से ओ वाले फ्रेमवर्क के कुछ सबसे जरूरी, सबसे दमदार आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं। अगला है डी फॉर डिवीजन, यानी कि सीटों का विभाजन या कह लें रिजर्वेशन। ये एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। इसके तहत SC/ST समुदायों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसी से तो शासन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। अब आता है जी से हमने बनाया गट्स, मतलब हिम्मत या कहिए शक्ति, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो पंचायतों को असली पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, काम करने की, फैसले लेने की। इसी से तो वो जमीन पर असर डाल पाती है। अच्छा, कोई भी सरकार बिना पैसे के कैसे चलेगी? तो इसके लिए है आई फॉर इनकम। ये आर्टिकल एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करता है, जिसका काम ही यही है कि वो पंचायतों के लिए फंड का सही से मैनेजमेंट और बंटवारा करे। और लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? निष्पक्ष चुनाव। तो इसके लिए है के। अब के से आप इलेक्शन कैसे याद रखेंगे? हमने इसे कृति शब्द से जोड़ा है, जिसका मतलब होता है किसी काम को करना, यानी यहाँ चुनाव करवाना। तो ये आर्टिकल एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है ताकि स्थानीय चुनाव एकदम फेयर तरीके से हों। इस ट्रिक में और भी बहुत कुछ है, जैसे ई से इंड्योरेंस, मतलब पंचायत का 5 साल का कार्यकाल। एच से हाई टैक्स, मतलब टैक्स लगाने की पावर। और ओ से आउट, यानी चुनावी मामलों में कोर्ट का दखल नहीं होगा। देखिए कितनी आसान हो गई ये लिस्ट। तो ये तो हो गए आर्टिकल्स, मतलब कानून की बातें। पर सवाल ये है कि इन सब का जमीन पर क्या असर होता है, इसका असल मतलब क्या है? चलिए अब 3 सबसे बड़ी बातों को समझकर इसकी बिग पिक्चर देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है इसका 3 टियर स्ट्रक्चर, मतलब शासन के 3 लेवल। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद। ये सत्ता को सही मायनों में नीचे तक, लोगों तक पहुंचाता है। असली डिसेंट्रलाइजेशन इसी को कहते हैं। दूसरी चीज जो इस सिस्टम को इतना खास बनाती है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। ये कोई छोटी बात नहीं है। कम से कम 1/3 1/3 सीटें और पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सोचिए इससे कितनी महिलाओं को शासन में सीधी भागीदारी मिली है। और तीसरी सबसे अहम बात, लोकतांत्रिक कंटिन्यूटी। हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, और ये जरूरी है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले चुनाव हो जाएं। इससे ये पक्का होता है कि लोकल गवर्नमेंट हमेशा चलती रहे, रुके नहीं। तो चलिए अब फटाफट से सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आगे क्या है।
तो आज के विश्लेषण से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, पंचायती राज की ताकत सीधे संविधान के पार्ट 9 से आती है। दूसरी, ए से ओ वाली ट्रिक इन 16 मुश्किल आर्टिकल्स को याद रखने का एक बेहतरीन टूल है। और तीसरी, ये पूरा सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है: 3 टियर स्ट्रक्चर, महिलाओं का आरक्षण और समय पर चुनाव। तो गांव की सरकार का हिसाब किताब तो अब समझ आ गया, पर एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई शहरों की सरकारें कैसे काम करती हैं, नगर निगम और नगर पालिकाएं कैसे चलती हैं। खैर, इस पर बात होगी अगले विश्लेषण में, जब हम संविधान के पार्ट 9A को डिकोड करेंगे।